ठीक है, ये चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख रहे होंगे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ होंगे, वो सारे ही टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा तुम्हें। जितने डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे डायग्राम्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे से उसकी तह तक जाके तुम्हें वो डायग्राम समझाया जाएगा। ठीक है, और जहाँ डायग्राम नहीं दिए हैं तो वहाँ एडिशनल डायग्राम ऐड किए गए हैं कि तुमको समझ आए। और जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज है, तो वो भी तुम्हें इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने भी ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी 360 और 360 लाने के लिए बायोलॉजी में, वो भी जगह जगह पे मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, साथ ही जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि पास्ट 10 ईयर्स पूरा हैंड पिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2014 से लेकर 24 तक के, और उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम ज़रा सा क्रेडेंशियल्स जान लो कि कौन तुम्हें पढ़ाने वाला है। तो मेरा नाम है जैद मुमताज़, मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ IGMS पटना में। मैंने नीट 2023 में अपना एग्ज़ाम दिया था और उसमें 651 स्कोर आए थे मेरे, जिसमें से एक स्पेशलिटी ये है कि मेरे 360 आउट ऑफ 360 आए थे बायोलॉजी में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। ठीक है, इतना प्रमोशन काफ़ी था। चलो चैप्टर के स्टार्ट पे आते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हाईलाइटेड किया है, एकदम बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, ये सभी को पता होती है। This process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. अब यहाँ पे कुछ लोग विवाद उठाते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ उतना डील क्या ही करें, डेफिनेशन है तुमको पता ही है कि ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं और जो सेल्स हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है उसको हम लोग एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो यही ब्रीदिंग है। लेकिन यहाँ पे एक रेस्पिरेशन का टर्म आ गया है जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज़ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। कुछ लोग भी बात उठाते हैं कि रेस्पिरेशन ये नहीं होता है, ब्रीदिंग नहीं होती है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन कॉम दोनों एक टर्म नहीं है। ठीक है, हालांकि वो लोग अपनी जगह सही हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं अपने। क्यों? क्योंकि जब आगे चल के तुम समरी ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी ने ये पॉइंट दिया हुआ है, देखो। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला, हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा कि जो रेस्पिरेशन की आप लोग बात कर रहे हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो रेस्पिरेशन है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और यहाँ पे जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है वो हम लोग उसको कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई असर्शन रीज़न आता है तो उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन दिया हुआ होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी को मान के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो सबसे बोरिंग पार्ट आता है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और कौन से फाइलम का क्या है वो तुम्हें याद करना है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से नोट करके बता दिया है तुमको कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का एक्सचेंज हो रहा है और कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ये सेम चीज़ क्वेश्चन तुमको ऐसे रेस्पिरेटरी चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, ये तुमको एनिमल किंगडम से मिक्स करके पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली। ठीक है, तो PYQs इसमें नहीं मिलेंगे, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में मिलेंगे तुमको। तो यहाँ पे जैसे स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, फ्लैटफॉर्म्स हैं, तो ये सारे सिंपल डिफ्यूजन से अपना रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का। अब खुद सोचो, स्पॉन्ज जो है कितना बेसिक उसका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई उसमें तुमको ऑर्गन्स नहीं है, सिस्टम नहीं है। वैसे ही फ्लैटफॉर्म्स चपटा है। ठीक है, इंटेस्टाइन में रहता है तुम्हारे, और वो सराउंडेड फ्लूइड से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जिस फ्लूइड में रह रहा है उससे वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर ले, क्यों उतना मेहनत करेगा कोई ऑर्गन बनाने के लिए वो। तो इन तीनों का, स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, प्लेटफॉर्म्स, वी हैव सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, वैसे ही अर्थवॉर्म के लिए मॉइस्ट क्यूटिकल है उसका, जिससे वो रिस्पायर करता है। फिर आते हैं इंसेक्ट, जिनमें ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क दोनों ही गिल से करते हैं, और इसी को हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सिर्फ याद करने वाले टॉपिक्स हैं। फिर अब देखो, टेरेस्ट्रियल फॉर्म जितने हैं वो लंग्स से करेंगे, और उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, बहुत कॉमन है, पता है तुम्हें। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में आ जाओ तो फिर जो फिशेस हैं दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, ये भी तुम्हें पता है। ठीक है, एम्फीबियंस में थोड़ा सा ध्यान देना, एम्फीबियंस में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एम्फीबियंस में
लंग्स से भी रेस्पिरेशन हो सकता है, मॉइस्ट स्किन से भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस स्किन, ठीक है, और साथ ही साथ बकल कैविटी से भी हो सकता है। तो ये 3 जगह से ये रेस्पायर कर सकते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। वैसे ही हम लोग आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स पे, तो फिर वो सभी को पता है लंग्स है, ठीक है। तो मेनली इधर देख लो, इनवर्टिब्रेट्स में तुमको याद करके चलना है, सिंपल डिफ्यूजन स्पॉन्जेस, सिलेंडर्ड प्लेटफॉर्म्स, अर्थफॉर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, मॉलस्क थ्रू गिल्स। तो इतना भी अगर याद कर लो, बाकी सब तुम अपने से आगे पढ़ते पढ़ते समझ भी जाओगे, और साथ ही साथ एनिमल किंगडम में भी ये रिपीट होना है, ठीक है। अब आते हैं मेन चैप्टर के स्टार्टिंग में। यहाँ पे 2 चीज़ बताई गई है कि कैसे पूरे एयर का पैसेज होता है हमारे बॉडी में, और कौन सा कंडक्टिंग पाथवे होता है, कौन सा एक्सचेंज पाथवे होता है। तो ये पूरे पैराग्राफ का मैंने एक सार यहाँ पे तुमको दिखा दिया है कि कैसे पैसेज हो रहा है। अब देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिससे एयर अंदर गई नेजल चेम्बर में, नेजल चेम्बर से फिर फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स से फिर ग्लॉटिस के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में गई। अब ट्रैकिया आगे जैसे कंटिन्यू होता है, तो वो प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते जाता है, ठीक है, और अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये डिवीजन चलता है। यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसलिए है, इसलिए हाईलाइट करके लिखा है मैंने, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि वहीं तक आपका कंडक्टिंग पाथवे है, मतलब एयर जो कंडक्ट करके बाहर से अंदर लेके आ रहा है वहीं तक है। उसके आगे जो है वो एक्सचेंज पाथवे है, यानी कि एल्वुलाई और उससे एसोसिएटेड जितने डक्ट्स हैं और जितने एरिया हैं। तो यहाँ पे वही मैंने आगे लिखा है ग्रीन से, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। एट्रिया कुछ नहीं होता है, एट्रिया एक बस खाली स्पेस को एट्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सचेंज पाथवे में है, यहाँ पे आपके गैसेस एक्सचेंज हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़े से एक दो इंपॉर्टेंट लाइन पैराग्राफ से उठा रहे हैं, जिसमें देखो, एपिग्लॉटिस है जो हमारे ग्लॉटिस के ऊपर होता है, ठीक है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है। जब आप खाना खा रहे हो तो ये ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, ठीक है, वाइल वी स्वॉलो उसके, क्योंकि ट्रैकिया में खाना ना चला जाए, इसलिए ये उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट था। अब जो हमारा ट्रैकिया नीचे आया वो डिवाइड कहाँ पे कर रहा है, सबसे पहला डिवीजन, यानी कि राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवीजन कौन से लेवल पे कर रहा है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नीट में नहीं पूछा गया है, या एक दो बार पूछा गया बहुत पहले, लेकिन तुम्हारे मॉक टेस्ट में ये आएगा ही आएगा, तो इसको प्लीज़ याद कर लो, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैक्स पे जो आपका फिफ्थ वर्टिब्रा है ना, पीछे वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है, तो उसमें फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब देखो, यहाँ पे एक और लाइन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ये आ चुका है और एक दो बार आ चुका है, और मॉक टेस्ट में भी ये तुम्हारे रहेगा रहेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कंप्लीट नहीं होती हैं, मतलब कि ऐसे कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं मार्क करना। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ऐसी, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, यहाँ पे भी एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, कि जो हमारा कंडक्टिंग पाथवे, देखो एक्सचेंज पाथवे का तो सबको पता है कि उनका फंक्शन क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ लोगों को नहीं पता होती है वही एनटीए पूछता है। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि कंडक्टिंग पाथवे का फंक्शंस बताओ। तो अब उन फंक्शन में कुछ हो सकता है स्टेटमेंट दे दे या फिर असर्शन रीज़न दे दे, और एक फंक्शन को गायब कर दे और कुछ और लिख दे वहाँ पे, तो तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो नीट में ऐसे एक सवाल आ चुका है इस पैराग्राफ से कि कंडक्टिंग पाथवे जो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक ले जाता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो उस फंक्शन में आता है फॉरेन पार्टिकल्स को वो क्लियर करता है एयर में जो आ जाए, ठीक है, मान लो पॉलन के नीचे आके उसको पकड़ लेता है। फिर आता है उस एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, और जो एयर है बाहर, ठंडी एयर भी हो सकती है, गर्म एयर भी हो सकती है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन है। एक्सचेंज पार्ट में हमें पता है कि डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक है। फिर आते हैं कि जो हमारा थोरैसिक चेम्बर है, वो एक बार जान लो कि जो थोरैसिक चेम्बर है वो एयर टाइट चेम्बर है, ठीक है। अगर कोई भी चेंज हमारा वॉल्यूम में हो रहा है, ठीक है, तो वो लंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो थोरैक्स का चेंज हो रहा है वॉल्यूम में वो लंग्स पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चेम्बर को बनाने के लिए आपको उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोरेसिक चेम्बर का वेंट्रल साइड मतलब आगे आपको स्टर्नम है, ठीक है, आगे आपका स्टर्नम है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम यानी डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, साइड साइड से आपके रिब्स हैं, ठीक है, और नीचे से डायफ्राम है। तो वही यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया भी है कि वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, नीचे से डायफ्राम और साइड साइड में रिब्स हैं, ठीक है, यानी कि लेटरली आपके रिब्स हैं। एक डायग्राम ये भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा मैंने इसको और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो कि तुम देख सकते हो। जो आपका राइट लंग है वो थोड़ा सा हैवी है, 625 ग्राम का है, जो लेफ्ट लंग है 565। देखो ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि हो सकता है बहुत पहले का अगर तुम क्वेश्चन मारने लगो या कोई ऐसा अफलातून असर्शन रीज़न दे दे जो कि अफलातून नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी इसलिए वो लगेगा कि ज़्यादा है, इसलिए मैंने बता दिया बस यहाँ पे, ठीक है। जो राइट लंग है हल्का सा रेज्ड होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे ही आपके लिवर है, यहाँ पे लंग, राइट लंग से नीचे लिवर, उसको एकोमोडेट करना है, तो उसके लिए लंग्स को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, तो 2.5 सेंटीमीटर। वह जो लेफ्ट लंग है, अब आपका हार्ट लेफ्ट टिल्टेड होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक कार्डियक नॉच होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है आपका वो थोड़ा सा नैरोवर हो जाता है, नैरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है लोगों को, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं, और बस मेरे साथ चलना, बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है, कंटिन्यू हो जाए, मतलब कवर कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है, जो डायफ्राम है वो इस शेप का रहता है, डोम शेप का, ठीक है, ऊपर आर्च्ड रहता है ऐसे नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली वो ऐसे आर्च्ड अपवर्ड रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर उससे हमारे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो वी नो बॉयल्स लॉ से कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा दें तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अब अदर मतलब अंदर अगर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो एयर अंदर आएगी, ठीक है। तो हम लोग डायफ्राम को पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का जो थोरेसिक चेम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है और उसके वजह से प्रेशर कम हो जा रहा है। अब वॉल्यूम अगर प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम हो गया है तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा है रिलेटिवली और वो एयर अंदर आएगी, सो वी विल इंस्पायर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में भी बताई है, ठीक है। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सिस के बारे में बात किया हुआ है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर, वो देखो यहाँ दिया हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर ऊपर पोस्टीरियर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। वेरएज जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वेंट्रली और डॉर्सली मतलब आगे और पीछे की तरफ, ठीक है, उस एक्सिस पे इस तरीके से, मान लो ये इंसान है, ठीक है, इस एक्सिस पे वो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। वेरएज जो आपका डायफ्राम है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में ऊपर नीचे उस वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है। अब ये आपका हो गया नॉर्मल इंस्पिरेशन की, सांस अंदर लेनी है तो आपको क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपायर करना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये दो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे इनको रिलैक्स करा दो, ठीक है, यानी कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस और उसी के वजह से आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन चाहिए, यानी कि तेज सांस बाहर लेनी, मतलब ज़्यादा एयर को बाहर निकालना है नॉर्मल से ज़्यादा, तब आपको दो मसल्स और काम करेंगी जो कि है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। ज़्यादा मसल्स के नाम नहीं है, एक्शन भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रेशर वॉल्यूम का याद रखना है। इस पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर आएगी। एक पाथवे याद रखो, एक्सपिरेशन का नहीं भी याद रखोगे तो अपने से बना लोगे, ठीक है, उसका रिवर्स ही हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स अ मिनट,
ये एक इन्फॉर्मेशन है जो नीट में पूछा हुआ है, इसलिए इसको बस ऐसे याद कर लो। 12 से 16 आपका ब्रीदिंग रेट है। वेर एज जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जितना भी आपका एयर आप लेते हो जो भी है, वो उसको मेजर करने के लिए वी हैव स्पायरोमीटर, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ब्लो करना होता है, तो उससे आपका जो एयर बाहर आ रही है उसको वो मेजर करता है। ठीक है, स्पायरोमीटर का कुछ वॉल्यूम और कैपेसिटी ये मेजर नहीं भी कर पाता है, वो भी आगे बताया हुआ है एक्सेप्शन में। ठीक है, तो इसमें इतना था। अब आगे बढ़ते हैं। चलो उसी पे आ ही गए हम लोग। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में हर साल इससे एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, हो सकता है 25 में भी, यानी 2025 में इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, इसी से पूछते ही हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और ऊपर से जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, जो मैंने ले लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये तुम्हारे आगे चल के एमबीबीएस में तुम आओगे तो उसमें दिया हुआ है ऐसे गाइडन में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे लिए तुम एक चीज़ करो, ठीक है, ये चार जो वॉल्यूम है इनको याद कर लो, बाय हार्ट याद कर लो, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन आएंगे सब इन्हीं का यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो सारे कैपेसिटी सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन चार को याद करो। सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, ओके। दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, ये याद करो। तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml। और चौथा रेसिजुअल वॉल्यूम, ठीक है, 1100 से 1200 ml। तो ये चार वॉल्यूम अगर याद कर लो तो तुम्हारा सारा जितना क्वेश्चन आने वाला, जितना न्यूमेरिकल्स पे आते हैं सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको याद करने का एक और आसान ट्रिक भी है। टाइडल वॉल्यूम अक्सर सबको याद हो जाता है, 500 है, ठीक है। अगर टाइडल वॉल्यूम याद हो गया तुमको, एक हो गया, और देखो ERV 1000 से 1100, अब उसके आगे अगर चलोगे तो रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे याद कर लो, 1000 से 1100, 1100 से 1200। ठीक है, तो ERV और RV ऑर्डर में रखना, और IRV सबसे ज़्यादा है 2500 से 3000 ml। ठीक है, इतना अगर याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ से सारा लिटरेचर जितना भी दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, पूरा एक बहुत लंबा सारा मतलब एक एक हेडिंग दे के उसको डिफाइन किया हुआ है कि कैसे आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, नहीं उतना जाना ही नहीं है हम लोग को। ठीक है, हम लोग इस ग्राफ पे चलेंगे, और इस ग्राफ से समझो तो याद भी रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। देखो, अब हम लोग इसी ग्राफ से वो डेफिनेशन खुद से बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वो डेफिनेशन तुमको मतलब वो ऐसे स्टेटमेंट वाइज देगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि तुम बताओ ये सही है कि नहीं है, तुमको जज करना पड़ेगा। तो उस जजमेंट के लिए आपको वो खुद से बनाना भी आना चाहिए। तभी आप खुद से अगर बना लिए वहाँ पे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट आप मैच करिए और उसका आंसर आपको पता है। चलो इसको देखते हैं। देखो, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन इंस्पायर या एक्सपायर, तो वो टाइडल वॉल्यूम है। ये सबको पता है, ये सबसे आसान है, ठीक है, बेसिक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाला एरिया जो ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, इस एरिया में एक ऐसे ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जब हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, जब हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग वो वॉल्यूम एक्सपायर कर रहे हैं। पूरे ग्राफ में ये बेसिक है, इसको जान लो। ठीक है, जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, जब नीचे आ रहे हैं तो वो एयर ब्लो कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा एयर बाहर एक्सपायर करेंगे हम लोग, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर वी विल इनटेक। ठीक है, ये बेसिक था। अब देखो, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और कैसे उसको हम लोग को रीजनरेट करना है अपने दिमाग में। नॉर्मल वॉल्यूम, और साथ में देखना ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, उसी के पैरेलल ही ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर, अरे ये देखो, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, मेक सेंस। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर वी विल टेक इन, एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर वी विल ब्लो आउट, मेक सेंस। ठीक है, अब देखो, ये आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। अब मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन
आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सिबली, यानी कि ताकत लगा के मैंने जो वॉल्यूम ऑफ एयर फिर इंस्पायर की, ब्रीद इन की, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो वो बस यहीं तक काउंट करेगा, ठीक है। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर यहाँ नॉर्मल इंस्पायर मैंने कर लिया, उसके बाद मैं जितना फोर्सिबली ली वो वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मेक सेंस, ठीक है। ये हम लोग ने डेफिनेशन बना ली, तो दो हमारे पास बन चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हर साल लगभग पूछा गया है तुम्हारे नीट में, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग कैसे, ऐसे ही कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। सॉरी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कुछ नहीं होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम्म, 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 ठीक है। ये अगेन नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर, ब्रीथ इन आउट, ओके। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन फोर्सिबली एक्सपायर, ठीक है। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फोर्सिबली एक्सपायर करें आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग कैपेसिटीज़ को अब डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, ठीक है। अब मुझे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखनी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है, ये रेड से, ठीक है। मतलब कि हम लोग को इसमें IRV प्लस TV को इन्वॉल्व करना है, तो उसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नीचे आ गए यहाँ तक, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सिबली, आ गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। वैसे ही अगर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी करना है तो उसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सिबली, ये आ गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। मतलब जिसमें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आपको ये ब्लू से दिया हुआ है, उसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, हम लोग यहाँ पे ऐड करके हम लोग पता है कैसे आएगा, लेकिन उसको अगर डिफाइन करना है तो वो भी हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं फंसते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। वैसे ही और भी कैपेसिटी, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको डिफाइन करना है, तीन चीज़ और बची है ना, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जिसमें सबसे आसान रेसिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, मतलब कि ये आप एक्सपायर नहीं कर सकते हो, ये वॉल्यूम आपके लंग्स में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। आफ्टर फुल एक्सपिरेशन, मतलब पूरा एक्सपायर भी कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल भी दिए, लेकिन फिर भी रह गया जो, वही आपका रेसिजुअल वॉल्यूम है। तो ये भी आसान था, ये आपने डिफाइन कर लिया, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1100 से 1200, ठीक है। बार बार इसको रिवाइज करते चलेंगे हम लोग, याद हो जाएगा वैल्यू, चार ही तो वैल्यू याद करनी है, बाकी सब तो ऐड करके आप निकाल लोगे, ठीक है। अगेन अब हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी को, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को नहीं चाहिए। अब उसके और नीचे जाना है। अब आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, ठीक। ये एक्सपायर तो कर नहीं सकते क्योंकि रेसिजुअल वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है, और फिर आपको इसमें ERV भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू किए, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन जो वॉल्यूम रहेगी लंग्स में वो आपका फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी, चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी पे, ठीक है।
अब देखो इसमें हम लोग को पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ तक करना है, लेकिन रेसिजुअल वॉल्यूम को ऊपर से नीचे तक यहाँ तक करना है, लेकिन रेसिजुअल वॉल्यूम को हम लोग को नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है, और फिर बोलेंगे कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन तक वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीथ इन कर रहे हैं वो भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका IRV, TV और ERV तीनों इंक्लूड हो जाएगा, और ये आपका वाइटल कैपेसिटी बना देगा, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट जो आप कर सकते हो लंग्स में, वो हो गया। तो ये आपका सारे कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स मैंने बता दिए हैं इसमें, ठीक है। एक बार फार्मूला के फॉर्म में भी आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कहीं पे हम लोग साइड में देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखो टाइडल वॉल्यूम हम लोग ने याद किया, वो आपका आ गया 500 ml, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने याद किया था 2500 से, साथ में याद करते चलो 3000 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने याद किया था 1000 से 1100, और रेसिजुअल वॉल्यूम हमने याद किया था 1100 से 1200, ठीक है। सारे ml में, लीटर में दे देगा कोई दिक्कत है? अगर 1.1 लीटर लिख देगा तो कोई दिक्कत है? इतना तो फिजिक्स आती है सबको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार दिया हुआ है नीट में ऐसे करके। अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज नथिंग बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, सिंपल। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ग्राफ से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये देख लिया। ये लिख देते हैं इसको। फिर क्या बचा, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे आ रहा है ग्राफ में हम लोग, ठीक है, प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी तो इसी में ऐड कर दो, टोटल लंग कैपेसिटी ऑल सबको ऐड कर दो, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स थे। और इसमें एक देखो इतनी बार ये नीट में पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया, 2024 में, 23 में, 19 में, 19 उड़ीसा में भी, 18, 17 बहुत बार पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ग्रेटली एम्फोसाइज करना, अगर एक बार में नहीं समझ आया तो रिपीट करके फिर से देखना, और फिर से इसको समझने की कोशिश करो। इस ग्राफ से करोगे तभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे इससे, और क्योंकि इस PYQ जितना हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो स्पायरोमीटर, जो पहले मैंने बताया था कि एक्सेप्शन भी है स्पायरोमीटर का, वो रेसिजुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकते हम लोग, क्योंकि वो ब्लो आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रेसिजुअल वॉल्यूम जिस जिस कैपेसिटी में इन्वॉल्व है वो कैपेसिटीज़ भी आप नहीं मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपका इन्वॉल्व है रेसिजुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी और FRC, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, तो थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जहाँ हो रहा होता है तो वहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर सबसे पहला आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है, NCERT की लाइन है, एकदम याद कर लो इसको, ठीक है। देन ऑक्सीजन, फिर आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए एक ग्राफ है, सॉरी एक टेबल है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, जिसमें आपका दो गैस है, एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे यहाँ से उठा के। तो इसको भी याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कर देंगे, और ज़्यादा का मतलब है 45, ज़्यादा का मतलब है 45। और जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा का मतलब है 95। यहाँ पे तीन चीज़ है जहाँ पे आपको दिक्कत करेगी, और आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में भी यही तीन चीज़ पूछता है।
ठीक है। एक तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ठीक है। वैसे एल्वेलाई में 104 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। अब बाकी अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहाँ कम होगा, यानी 40 होगा, ठीक है। और टिश्यू में वहाँ भी कम होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ कंजम्पशन हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है CO2 का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे अज्यूम अपने से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दिमाग में समझ आ जाएगा। वेरस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होता है एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, ठीक है। ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन। साथ ही साथ एल्वेलाई में भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स हम लोग को इस साइड मूव करना है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ ज़्यादा होगा, 45 है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा तो 40, और टिश्यू में ज़्यादा होगा तो 45। तो ऐसे एक्सेप्शनल कुछ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ऑक्सीजन में एक्सेप्शनल्स हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर 159, एल्वेलाई 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लो, इन तीन चीज़ को तो एटलीस्ट याद कर लो, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इन तीनों पे ही जनरली पूछते हैं। अब आगे देखो, ये आया हुआ भी है 2021, 2016 दोनों में पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि 2-3 बार अगर आ चुका है तो। अब यही मैंने लाइन वहाँ बताई थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, जो एक कलेक्टिवली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनती है, 3 लेयर से, ठीक है। जिसमें यहाँ डायग्राम भी ऐसे है दिया हुआ, ये देखते हैं डायग्राम। ये रहा एल्वेलाई, ठीक है। ये रहा एल्वेलाई। एल्वेलाई का जो स्क्वामस लाइनिंग है, स्क्वामस एपिथेलियम है, वो एक लेयर बनाया। दूसरा बीच में दिया हुआ बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, वो इसको इसके और कैपिलरी के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, वो सेकंड हुआ, ठीक है। फिर जो कैपिलरी है उसका वॉल, जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है, तो वो थर्ड लेयर बनाया। तो ये 3 लेयर साथ में मिलके आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। और इन तीनों का क्यूमुलेटिव जो थिकनेस है वो लेस देन अ मिलीमीटर होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ ऑप्शन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, मोर देन 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेस देन 1 मिलीमीटर है। कभी इक्वल टू मत मार्क करना, लेस देन अ मिलीमीटर है, ठीक है। मॉक टेस्ट में ऐसे ही तुमको फंसाते हैं, उसमें तुम्हारा मार्क्स कट जाता है, फिर बोलते हो कि कैसे आएगा। तो लेस देन अ मिलीमीटर हमेशा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आते हैं गैसेस ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। ये भी बहुत एक्सटेंसिव दिया हुआ है बुक में, लेकिन उतना उसको कट शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे, किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में और कैसे ब्लड में, बाइकार्बोनेट में, सब में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। प्लस आगे भी जो ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है वो भी मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में समझाया हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की पहले बात करते हैं, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन से बाउंड होके 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में सिर्फ 3%, ठीक है, सिर्फ 3%, ज़्यादा नहीं। वेरएस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो जो ब्लड में एज बाउंड फॉर्म हेमोग्लोबिन से 20-25% ट्रांसपोर्ट ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में 7% और बाइकार्बोनेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा, ये यहाँ पे एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाइकार्बोनेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे 70%, ठीक है। ऑक्सीजन का तो सबको पता हो जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट का अगर एग्जाम में आ जाता है थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करें, तो 70% है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। लाइन से उठा उठा के यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टिंग्विश करके नहीं बताया हुआ है। तो डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, बोलेगा कि ऑक्सीजन किस पार्ट से हेमोग्लोबिन के बाइंड करता है, तो वहाँ तुम्हें बताना है कि हेम पार्ट से बाइंड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हेम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। वेयर्स कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेम पार्ट हो गया और अमीनो ग्रुप हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने वाला, तो कार्ब अमीनो। वेरस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी एक टर्म आता है, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, नॉट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एक हेडिंग है, उसके अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान ग्राफ है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई एनसीईआरटी में, और तुम लोग क्या, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे इन्फॉर्मेशन को याद करने के चक्कर में
एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं कैरी करना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बस वही याद करो, उसका रिवर्स करोगे, जैसा क्वेश्चन बताएगा उसका रिवर्स करो तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर यही डिसोसिएशन ही दिया हुआ है तो फिर वही अगर आंसर है तो आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखते हैं इसको। देखो, ये ग्राफ है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, जो कि प्लॉट किया जाता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये कैसा आता है, सिग्मॉइड बन गया आता है। कैसा आता है, सिग्मॉइड। ये जो है ना, इसको सिग्मॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बस एक चीज़ कैरी करके चलनी है, एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि हम लोग डिसोसिएशन बस याद करेंगे, सिर्फ डिसोसिएशन याद करेंगे और फैक्टर्स जो डिसोसिएशन को फेवर करते हैं वो याद करेंगे। उसमें भी कुछ ही कुछ याद करेंगे, सारे नहीं। अब देखो, अगर ये कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, अगर ये कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और फैक्टर्स जो फेवर कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हमें सिर्फ 3 को पक्का याद रखना है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, लो PO2, लो पीएच, एंड इंक्रीज इन 2,3-DPG या फिर BPG, दोनों सेम ही है कंपाउंड, डाईफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फो सेम है, ठीक है। ये दोनों अगर हैं, मतलब ये अगर है और बाकी लो PO2 है और लो पीएच है और बाकी सारा फैक्टर्स है, वो सारा फैक्टर्स हाई कर देंगे हम लोग, यानी टेम्परेचर, H+ कंसनट्रेशन, सारे को हाई कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एक याद हो जाएगा आपको। वापस से देखते हैं, shift toward the right, shift towards the right is for dissociation, and dissociation favoring factor is low PO2, low pH and 2,3-DPG या फिर BPG, बाकी सारे हाई, ठीक है। अब अगर एसोसिएशन पूछता है तो बस जितने लो किए हो उन तीनों को हाई कर दो, ठीक है। मतलब DPG तो हाई था, उनको उसको लो कर देना, मतलब DPG अगर लो रहेगा तो फिर आपका एसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे DPG हाई था इसलिए डिसोसिएशन हो रहा है। वेर एज लो PO2 को हाई PO2 कर देना है और लो पीएच को हाई पीएच कर देना है, ठीक है। एक आता है टर्म P50 वैल्यू, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन देख लो, क्योंकि हो सकता है एसर्शन रीजन में आजकल पूछ दिया, कॉम्पिटेंसी भी जैसे कुछ नया पैटर्न बन रहा है तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 50%। इसको ग्राफी से देख लेते हैं। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। एट विच परसेंटेज सैचुरेशन इज 50, कहीं यहाँ है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से नीचे उसी को नीचे ड्रॉ करो, ठीक है। तो कहीं पे ये आके 25 से 27 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 25 से 27 मिलीमीटर ऑफ HG में वो लाई करेगा, परसेंटेज सैचुरेशन 50%, कितने पार्शियल प्रेशर पे, वही P50 वैल्यू डिनोट करता है। ये हो गया। अब आगे 2 इंपॉर्टेंट लाइन और है जो कि इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बनाती है क्योंकि डायरेक्टली उठा के ये लाइन ही दे दिया नीट में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा टिश्यू पे, ठीक है, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेगा एल्वोलाई को, ठीक है। बस न्यूमेरिक्स है, याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑक्सीजन 5 ml सप्लाई हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml सप्लाई हो रहा है, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर एक यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि सबको पता है आरबीसी में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी में हाई क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है, ऐसे कोई इसका सरफेयर नहीं है लेकिन यहाँ पे देख लो, एट टिश्यू लेवल आरबीसी और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में डिसोसिएशन हो रहा है, वेयर एज एल्वुलाई लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म में हमारा कार्बोनिक एसिड डिवाइड हो रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर एक्सेल आउट हो जाता है, ठीक है, एक्सेल आउट।
इतना ही जानना था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी सिस्टम को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका रेगुलेशन हम लोग को पता होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइंस दिए हैं, तो मैं तो डायग्राम भी लेके आया हूँ साथ में, जिससे आपको समझाया जाएगा। लेकिन पहले हम लोग लाइंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन, की पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, देखो। मेड्यूला कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, 2 पॉइंट्स हुए, याद रख लो दिमाग में, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन called pneumotrachec center can moderate the function of respiratory rhythm center. Again 2 पॉइंट्स और, पॉन्स में pneumotaxic center, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन सांस ले रहे हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। A chemosensitive area is situated adjacent to the respiratory center, which is highly sensitive to carbon dioxide and H+ ions, ठीक है। ये भी आपने 3 पॉइंट्स देखे। इसी को हम लोग अब डायग्राम से देखते हैं। यहाँ देखो, इसको विजुलाइज करो, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो अपने। बेटर विजुलाइजेशन के लिए ये वीडियो में मैंने ये डाला है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से आते हैं हम लोग नीचे तक, ठीक है। देखो मेड्यूला कहाँ पॉइंट कर रहा है और पॉन्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, सीएनएस है, सबको पता है, इतना तो जानते ही हम लोग, ठीक है। अब नीचे देखो, उसी का मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, ये रहा। अब हाईलाइटेड रीजन देखो, पहला पॉइंट हमने देखा था मेड्यूला, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दोनों लिखा हुआ है, तो मेड्यूला यहाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा था पॉन्स और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। तो पॉन्स यहाँ दिखाया हुआ है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्टर्स द रेट ऑफ डिग्री, रिड्यूसेस द रेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, याद हो गया ये भी। और वैसे ही मसल्स में सप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को, ठीक है। उतना डेप्थ में नहीं जाओ, ये सारा तुमको पढ़ना है आगे एमबीबीएस में, लेकिन अभी के लिए तुमको इतना एक विजुलाइजेशन के लिए मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं। फिर आता है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसनट्रेशन। एओर्टिक आर्च हमें पता है कि हमारे हार्ट से एक आर्च ऑफ एओर्टा आती है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एओर्टिक बॉडीज़, जो कि सेंस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और H+, ये एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी में भी सेम चीज़ है, कैरोटिड बॉडीज़। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक डायग्राम से, उठाया डायग्राम, यहाँ देखो हाईलाइटेड पोर्शन बस देखो, तुम बाकी सब कुछ छोड़ दो, हाईलाइटेड पोर्शन बस देखो। कैरोटिड बॉडीज़ कैरोटिड आर्टरी पे यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एओर्टिक बॉडी, आर्च ऑफ एओर्टा, ये दिख रहा है आर्च ऑफ एओर्टा, इसमें एओर्टिक बॉडीज़ पढ़ना है जो सेंस करेंगी, ठीक है, चेंजेस इन द कंसंट्रेशन। चलो ये हो गया। एक लास्ट लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ नहीं करती है वो चीज़ एनटीए पूछता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो ये भी याद हो गया। अब देखो बहुत सारे, अगर तुम बैठ के घिसो क्वेश्चंस और पेपर्स पढ़ो, तो तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि मुझे भी मिला था, तो मैंने यहाँ पे बस उसको एक पॉइंट लगा दिया है, ऐसे ज़रूरी नहीं भी है। वॉलेंट्री पार्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन, ठीक, जिससे हम लोग कॉन्शियस एफर्ट लगा सकते हैं और इंस्पिरेशन को, जैसे हम लोग को सांस लेनी वैसे ले सकते हैं। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, देख लो 2015, 16, 18 और अभी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें मैंने वो डेफिनेशन हटा के की पॉइंट्स की क्या क्या याद रखना है वो दे दिया है। जैसे सबसे पहले आजमा है या अस्थमा जो भी बोलो, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि याद करने हैं आपको। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर वीजिंग, दूसरा है इन्फ्लेमेशन, और अफेक्टेड पार्ट क्या है, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो आजमा में ये याद रखना है। फिर आता है एम्फाइसेमा, जिसमें क्या याद रखना है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, ये माइनस मतलब कि डैमेज हो जा रही है, ठीक है, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, एंड रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ 4 पॉइंट याद रखना है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, एल्वेलर वॉल डैमेज, सिगरेट स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। अब आगे देखते हैं,
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आपको फिर से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है, लंग्स का। इंडस्ट्री वर्कर्स में देखा जाता है। साथ ही साथ डस्ट और स्टोन्स के जो ग्राइंडिंग होती है उसकी वजह से ये होता है। और इसी को 3 नाम और दिया हुआ है, जिसमें न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो 2014 से पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सिलिकोसिस एक बार दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये था आपका पूरा चैप्टर रिवीजन। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या, हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरी एडवाइस है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो तुम थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद एक बार सॉल्व करो, क्योंकि इसमें 10 साल के पेपर हैं और लेटेस्ट पेपर्स, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद तुम उसको खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी तो मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। साथ ही साथ एक थोड़ा सा इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक चीज़ थोड़ा सा सोचा है अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि एक जी पॉइंट सिस्टम रखते हैं। जी पॉइंट मतलब तुम लोग जो ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये इतना लंबा वेट किए और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम लोग ऑनेस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने से, मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, और हर एक क्वेश्चन सही होने पे अपने आप को एक जी पॉइंट देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि एंड में तुम्हारे कितने जी पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। शायद 24 क्वेश्चन है, उसके ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी होंगे अपने जी पॉइंट्स बताना तुम, ठीक है, कितने जी पॉइंट्स तुम्हारे बन रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ये ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार खुद से पहले सॉल्व करके देख लो। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, बाकी पॉज तो कर ही लिया होगा तुम लोग अभी तक, अगर करना होगा तो, ठीक है। 2024 का है, मैच लिस्ट बोलता है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, थोड़ा सा बस फॉर्मेट में डिफरेंस आ गया, जैसे पेपर में मतलब ऐसे कॉलम बना के दिया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो उठाते हुए दिक्कत आ गई। कोई नहीं, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन पूरा विजिबल है। वही ग्राफ याद करो, ठीक है। कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे बना लो वहाँ पे एग्ज़ाम में जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी, IRV, ठीक है, ERV, RV। अब क्या बस ऐड करना रह गया, ठीक है। पहला दिया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वी नो, ये रहा, सॉरी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये, ठीक है। और क्या पूछा है, वाइटल कैपेसिटी, ये रहा, ठीक है। और क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चलो वो तो नहीं पूछा है, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये रहा, ठीक है। सारे पहले बना लिए, अब उसके बाद जो भी है उसको मैच करना है, चलो देखते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। तो ए का, इसमें कहाँ है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV कहीं दिया हुआ है, हाँ 2। बी का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये रहा, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इसको हाईलाइट कर दो, ये रहा FRC, ठीक है। क्या होता है FRC, ERV प्लस RV कहीं दिया हुआ है 4, ठीक है। अब तक तो मैच हो जाना चाहिए, हाँ लो 1 है, 2 ही मैच करने पे आ गया, लेकिन चलो और भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। C और D। C क्या है, वाइटल कैपेसिटी, भाई साहब सबको ऐड कर दो, तो कहीं दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। और D इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV कहीं दिया हुआ है 3 ही होगा ना, बचा तो वही, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में दे दो जवाब, और जिन लोग से वो क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, वो उसका रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा करना ज़रूरी नहीं है बार बार, लेकिन तुम लोग भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 24 का ही है, यानी कि इसी साल पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि एसोसिएशन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने याद किया था राइट डिसोसिएशन, लेकिन हम लोग को ये पूछ रहा है एसोसिएशन, ठीक है, लेफ्ट। तो कुछ नहीं, डिसोसिएशन का हम लोग को क्या था पता है, CO2 कम कर दो,
और pH कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, PO2 बढ़ा देंगे, pH बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, देख लो पहले, PO2 बढ़ा दिए, पहला में दिया हुआ है PO2, ठीक है। ठीक है, PO2 यहाँ भी दूसरे में भी दिया हुआ है, और CO2 को कम करना है, ठीक है, बाकी सबको कम करना है, पता ही है हम लोग को। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाई PO2 है, PCO2 है, PO2 को हाई करना है लेकिन CO2 को कम करना है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हाई PO2 एंड pH हाई है, देखो pH अगर हाई है तो H+ कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पता है हम लोग को, ठीक है। तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लो PCO2 तो सही बोला है, लेकिन H+ नहीं हाई करना है भाई, pH हाई करना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है चौथा ऑप्शन, विच इज़ लो PCO2, ठीक है। हाई टेम्परेचर, नहीं, लो टेम्परेचर, तो ये भी गलत है, ऑप्शन है 2, ठीक है। पहले वाले का था 1। इतना गंदा बजा रहा है तो PDF ऐसे प्रोवाइड करूँ, ठीक है, देखते हैं आगे। ये आपका हो गया, चलो 2023 पे आते हैं अब। 24 हो गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब हर साल 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो क्यों इस चैप्टर को छोड़ना। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही मार्क्स को मतलब स्कोर करते हैं, इससे अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी लंग अभी देखा था हमने, ये लो, इतना आसान है उस ग्राफ से बनाना, ठीक है। अगर वो ग्राफ समझ आया तो इतना आसान है, ठीक है। अपने दिमाग में तुमको पता है IRV, TV और ERV, IRV, TV, ERV, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं जा सकता यार वाइटल कैपेसिटी में, देख लो, ठीक है। ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, 1 कैंसिल, एलिमिनेट कर देते हैं लोग, टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग को पूछ नहीं रहा है, ठीक है। IRV, ERV क्या है, कुछ नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं। अभी देखो IRV, TV, RV माइनस RV, क्यों भाई, क्या दुश्मनी निकाल रहे हो। 3 ऑप्शन इसका, ठीक है। अब आते हैं 2022 के पेपर पे। यहाँ पे एक सवाल है, देखो डायरेक्टली वही लाइन जो मैंने बताई थी, वो लाइन उठा के पूछ लिया, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच, 5 ml। अगर याद है तो तुरंत बन गया, और नहीं भी आता तो अब याद हो गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, वही चीज़ जो मैंने बताई थी लेक्चर में, मतलब जो थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख रहे थे। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन, 3 ही फंक्शन तो देखा था हमने, और इसमें से कौन सा नहीं है, सरफेस और डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर को लेके आएगा, इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफाई करेगा, पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, ठीक है। अब आते हैं 2021, सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग पहले, हाँ ठीक है। पार्शियल प्रेशर, अगेन वही वाला टेबल जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर एच ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई। एल्वेलाई पे हम लोग ने अटपटा सा था, ऑक्सीजन का तो 104 याद था हमें, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बन गया यार, देखो इतना सिंपल है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन याद है और सही तरीके से अगर तुमने याद किया पिन पॉइंट करके, और अगर मेरा वीडियो देखा हुआ है, तो फिर तुमसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2021 का ही एक और क्वेश्चन है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई। अगेन एसोसिएशन पूछ रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट पूछ रहा है, सिग्मोइड ऐसे था, इस साइड पूछ रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पीएच और ऑक्सीजन दोनों को हाई करेंगे, बाकी सबको लो कर देंगे, बाकी को लो कर देंगे, ठीक। तो टेम्परेचर लो, CO2 लो, अब देख लो जो मैच कर रहा है, ठीक है। लो टेम्परेचर तो यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाई टेम्परेचर करना ही नहीं है, दोनों कैंसिल, ठीक है। अरे यही तो है, सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+, यानी कि हायर pH एंड लो टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन। मतलब अगर इतना अच्छे से अगर तुमने सारा वहाँ पे बना लिया तो इतना आराम से सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2020 पे। 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ दिए हुए और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो इंस्पिरेशन का हमने पूरा देखा था, यहाँ पे बताता हूँ साइड में। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, ये हम लोग ने देखा था। सबसे पहले तो यही होगा, ठीक है। दूसरा, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर घट जाएगा, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है।
ये सीक्वेंस देखी थी हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस इट्स ट्रू, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस इट्स ट्रू। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, नहीं भाई वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, नो भाई प्रेशर तो कम हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए और बी सही है आपका। कौन सा मैच कर रहा है मिला लो, फोर्थ। ए और बी मैच कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 2020 पे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन ये वो वाला क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन ही तुम देखो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आपका डिसोसिएशन, राइट, एक बार लिख ही ले रहा हूँ कि उससे भी जो क्वेश्चन PO2 लो, pH लो, ठीक है। इतने बार रिपीटिशन की वजह से ना तुम लोग को भी याद हो जाएगा, अगर बाकी तो मेरे दिमाग में है ही, ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे सॉल्व कर जाऊँ तो फिर लेक्चर का फ़ायदा ही क्या है। तो मोटिव मेन है कि तुम लोग को याद कराना। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमने बताना है, ठीक है, ट्रांसफर ऑक्सीजन पे, तो ये तो सही स्टेटमेंट है भाई। हायर H+ कंसनट्रेशन एल्वलाई में तो आपका pH हाई होता है तो H+ लो होता है, फॉर्मेशन फॉर, तो ये गलत है, ठीक है। pH हाई होता है एल्वलाई में क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा होता है, ठीक है, एसोसिएशन लेफ्ट, pH हाई, H+ लो, pH हाई, H+ लो, ओके। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन, लो PCO2 इन एल्वलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, लो PCO2, यस यस यस, एल्वलाई में कम होता है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस सही है, तो मेन 2 ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2020 के बाद 2019 ओडिशा वाला पेपर, फ्लड या कुछ फेमाइन था उस टाइम पे, तो ये शायद फिर से हुआ था, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नहीं भाई इंस्पिरेशन होता है यार, इतना मेहनत से पढ़ा है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इस ऑप्शन को रहने देते हैं, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सही बात है, ठीक है। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नहीं भाई, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर कैसे आएगी, ठीक है, तो ये भी गलत है। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वाला जो लाइन है ना, ये थोड़ा सी ट्रिकी लाइन है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों रिलैक्स करता है, तो उसके वजह से आपका एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफाई करके आप नहीं बोल सकते हो एक को, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे। किसी आप एक मतलब एक मसल को स्पेसिफाई करके नहीं बोल सकते, दोनों बोलना होगा आपको, ठीक है। आते हैं अब इसी पे एक और क्वेश्चन आया था उड़ीसा में, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, अच्छा ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम आफ्टर अ फोर एक्सप्रेशन, यानी कि ERV भी निकाल दिया है, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर यानी टाइडल वॉल्यूम भी लेगा अंदर, और फिर IRV भी लेगा अंदर, ठीक है, यानी IRV भी लेगा, टाइडल वॉल्यूम भी लेगा और ERV भी लेगा, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, यानी कि ये टोटल, वी नो दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ग्राफ से ज़िंदगी कितनी आसान हो गई, ठीक है, NCERT में भी दे देता है यार ग्राफ, पता नहीं क्यों नहीं दिया, ठीक है, तो लोग सब पढ़ते भी उसी से, और शायद इसलिए भी इसी से क्वेश्चन बनाता है। अब आते हैं 2019 पे, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एथलीट का दिया हुआ है, टीवी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्वेश्चन एक क्लासिकल एग्जांपल है कि सारे इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिए हैं उनको यूज़ करना नेसेसरी नहीं होता है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझ जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से ही बनाओ ये क्वेश्चन पहले, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200 ml, तो यार रेसिजुअल वॉल्यूम का कोई यूज़ ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बस लोग को ऐड करना होता है, बायो में ऐसे थोड़ा सा लोग वो रहते हैं कि फिजिक्स से कैसे कैसे आ गया न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, नो यूज़, ठीक है, क्योंकि बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वी नो इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और 500 प्लस 1000 इज 1500 वन होगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि 3 इन्फॉर्मेशन दे दी, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि सही क्या होता है
तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। 2019 का हो गया। 2018 पे आते हैं। 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एजमा एंड एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। तो तीन तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे वहाँ पे, तो उनसे मैच करते हैं। एजमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल्स होता है, ठीक है। एम्फाइसेमा डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। तो एक तो वन तो सही लग रहा है यार, करेक्टली बताना था तो वन सही लग रहा है, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियल्स, नहीं भाई ये नहीं होता है, ठीक है। आसमा में इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, तो ये नहीं होगा। डिग्री रेस्पिरेटरी सरफेस आजमा में कोई ऐसा पॉइंट नहीं देखा है हमने, ठीक है। ये उल्टा बता दिया यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल्स दोनों में, तो ये दोनों नहीं होगा, तो वन होगा इसका, ठीक है। अब आते हैं 2018 का एक और क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। विच आर द फॉलोइंग, अच्छा ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसको मैच करना है हम लोग को, तो ये तो तुरंत मैच हो जाएगा। जो हम लोग ने याद किया था, ए का 3, 500 से 550, ठीक है। बी का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद करो 2500 से 3000, ठीक है, 1। सी का एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद करो 1000 से 1100, 4। और डी का याद करो, बचा क्या, 2, ठीक है। 1100 से 1200 रेसिजुअल वॉल्यूम। ऐसे ही सबकी एक ऑप्शन होगा, वो इसमें शायद नहीं आ पाया है। तो ये एक क्वेश्चन है, और ये एक और क्वेश्चन है। तो जी पॉइंट्स जो अपने गिनोगे तो वैसे गिनना, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था क्लिनिकल सिंड्रोम्स में, तो उसमें मैंने बता दिया था, देखो पुराना पूछा हुआ है ना, सिलिकोसिस। अब आते हैं आगे 2016 में, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2018 का है, इसलिए मैंने तीनों बता दिया, न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, तीनों आते हैं, ठीक है। अब देखो फेज 2 2016 नीट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग। एल्वेलाई ऑफ द लंग्स में याद करो 104 था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक 159 था, ठीक है। ब्लड का पूछ रहा है ना, ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई, ब्लड में कितना था, डी ऑक्सीजनेटेड 40, ऑक्सीजनेटेड 95, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग इज इक्वल टू द रेड इन ब्लड, मोर दैट इन ब्लड, मोर ही होगा, क्योंकि देखो ना 104 है, ब्लड में 95 40, कहाँ मुकाबला कर पाएगा, मुकाबला ही नहीं है कोई, ठीक है। 104 मोर होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन 2016 का फेज 2, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक है, देखो की पॉइंट देखो, क्रॉनिक है, सिगरेट स्मोकिंग है, एम्फाइसेमा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड, अब देखो पीएच कम हो रहा है, PO2 भी कम होता था, डिसोसिएशन होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। रिड्यूस रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय लिवर, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो एफिनिटी कम हो रहा है तभी ना डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो फोर्थ होगा इसका। एजमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू accumulation of fluid in the lungs, no. Bacterial infection, no. Allergic reaction of the mass of the allergic reaction होता है asthma, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ट्रैकिया नहीं, ब्रोंकियल्स का होता है, तो थर्ड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव 2015 नीट क्वेश्चन, हम लोग लगता है एंड की तरफ आ ही गए। 2015 नीट में पूछा गया, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीदिंग, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन, यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब तुर्रम खान भी यहाँ पे फेल कर गए थे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, मैं पहले बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले तुम खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना, गलत मत करना। अब थोड़ा सा बताता, पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं बताता हूँ, देखो ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट कहीं पढ़ा था हमने, ठीक है, सिग्निफिकेंट कहीं पढ़ा था हमने। तो ऑक्सीजन जहाँ भी दिया हुआ है,
उसको हम लोग उतना महत्व नहीं देंगे, ठीक है। तो अर्ज टू ब्रीथ, जब हम लोग सांस रोकते हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यही दिया हुआ है और लोग यही मार्क करके आते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि ऑक्सीजन का कोई वैल्यू ही नहीं है रेगुलेशन में, इसलिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, ऑक्सीजन का कोई फिर से वैल्यू नहीं है, इसलिए फॉलिंग ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होगा। राइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड फॉल करेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग सांस ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर 3 ऑप्शन इसका करेक्ट 3 होगा। लोग 1 मार्क करके आते हैं, 1 गलत था आंसर, ठीक है। देख रहे हो कितने अच्छे से ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रैंक पुश कर सकता है लोग, जो मेरा लेक्चर देखे गए, ठीक। फिर आता है 2014, शायद लास्ट क्वेश्चन यही है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड, बहुत एम्फेसाइज किया था लेक्चर में भी, बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बामीनो नहीं, बाइंडिंग टू आरबीसी नहीं, इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल नहीं, इसका वन आंसर है, ठीक है। तो ये एंड था। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हारे टोटल कितने जी पॉइंट्स बन रहे हैं आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डन, और ये जी पॉइंट्स को तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कमेंट्स में बताना है कि कितने जी पॉइंट्स बन रहे हैं, और अगर कोई डाउट होता है, अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गई हो कहीं पे, तो कमेंट में पॉइंट आउट कर सकते हो तुम, वो टाइम स्टैम्प देके कि यहाँ पे कुछ गलती है, एक बार देख लो, ऐसा वैसा। और साथ ही साथ देखो ये पहला वीडियो है, ठीक है, तो मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ अगर गलती हुई हो तो उसको भी थोड़ा सा ऐसे पॉइंट आउट कर देना, हो सकता है कहीं गलत इन्फॉर्मेशन किसी को ना चली जाए, पॉइंट आउट कर देना। और दूसरी चीज़ की क्या ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग, अगर ये लेक्चर देख के तुम्हें सही में बेनिफिशियल लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या बेनिफिशियल लगा है। मैं रिप्लाई करता हूँ सबका और कमेंट्स देखता भी हूँ मैं सबके, ठीक है। क्या बेनिफिशियल लगा है और क्या ऐड ऑन हो सकता है इसमें, ठीक है, लेक्चर में क्या ऐड ऑन हो सकता है, और किन किन टॉपिक्स के लेक्चर पहले चाहिए ये भी बता दो, क्योंकि मैं तो एक ह्यूमन फिजियो को लेकर चल रहा हूँ, उसको ही पूरा आगे प्रोसीड करूँगा, लेकिन अगर तुम लोग कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करते हो तो फिर उसको हम लोग देख सकते हैं पहले। लेकिन ये ज़रूर बताना कितने जी पॉइंट्स बन रहे हैं तुम्हारे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। और जितना भी टॉपिक बताया है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सबके पीडीएफ का लिंक और या तो टेलीग्राम में दिया हुआ है या तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सारे ही जितने पीडीएफ हैं सारे लिंक तुमको मिल जाएंगे, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में दिया हुआ है, कुछ नहीं तो इंस्टा भी मिल जाएगा। हाँ, कुछ अगर पर्सनल बात करनी है, कुछ अगर अपना डिस्कशन करना है कि क्या पढ़ाई नहीं हो रही है सब, तो इंस्टा पे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।